आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास की दुनिया में उतर रहे हैं। 1937 में लिखा गया जैनेंद्र कुमार का त्यागपत्र। ये सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, बल्कि ये व्यक्तिगत सत्य, सामाजिक दबाव और बलिदान के उन महीन धागों को टटोलता है जो आज भी हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। हाँ, ये बहुत अजीब बात है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उन्होंने हमारे सामने त्यागपत्र की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें पेश की हैं। एक कहानी है मृणाल और उसके भतीजे जज प्रमोद की, जो उपन्यास का प्रामाणिक कथानक माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन दूसरा स्रोत एक पूरी तरह से अलग कहानी बताता है, मृदुला, उसके पति प्रभाकर और उसके प्रेमी शशांक की, और इसे भी त्यागपत्र से ही जोड़ता है। तो आज हमारी कोशिश महज कहानी सुनाना नहीं, बल्कि इस उलझन की तह में जाना है। हम इन दोनों कहानियों को परत दर परत खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि त्याग की ये दो अलग अलग तस्वीरें हमें क्या सिखाती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जो ज्यादा रहस्यमयी है, मृदुला की कहानी। इसका ताना बाना कुछ यूं है। इलाहाबाद में रहने वाली एक खूबसूरत पढ़ी लिखी महिला है मृदुला। उसकी शादी प्रभाकर से हुई है, जो एक अच्छा नेक इंसान है, पर बेहद साधारण। एकदम उनकी जिंदगी में कोई कमी नहीं है सिवाय जुनून के। हमारे स्रोत के मुताबिक मृदुला को लगता है कि उसकी जिंदगी एक ठहरे हुए तालाब जैसी है, शांत पर बेजान। ये उस दौर के कई उपन्यासों का एक क्लासिक सेटअप है। स्त्री का मन कुछ और चाहता है और समाज उसे एक सुरक्षित लेकिन घुटन भरे दायरे में बांध देता है। यहाँ जैनेंद्र कुमार की मनोवैज्ञानिक पकड़ दिखती है। वो बाहरी घटनाओं से ज्यादा किरदार के अंदर चल रहे तूफान पर ध्यान देते हैं। मृदुला का वो जो खालीपन है, वही इस कहानी का असली केंद्र है। और इसी खालीपन में एंट्री होती है शशांक की। हाँ, कहानी का टर्निंग पॉइंट। वो एक क्रांतिकारी है जिसकी बातों में आजादी का नशा है और आंखों में एक आग। वो मृदुला को देखकर उसके अंदर की बेचैनी को पढ़ लेता है और सीधे कहता है, तुम्हारा ये वैवाहिक जीवन एक जंजीर है। प्रेम धोखा नहीं होता मृदुला, प्रेम सत्य है। और सत्य के सामने ये समाज, ये बंधन सब झूठ हैं। बिल्कुल। और ये बातें मृदुला के दिल में उतर जाती हैं। यहाँ सत्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जिनेंद्र के दर्शन पर गांधीवाद और एक तरह से अस्तित्ववाद दोनों का प्रभाव दिखता है। उनके लिए सत्य कोई बाहरी नियम नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति है। शशांक प्रेम को उसी परम सत्य के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और समाज को एक बनावटी व्यवस्था के तौर पर। तो ये व्यक्तिगत सत्य और सामाजिक कर्तव्य के बीच का सीधा टकराव है। हाँ, प्रभाकर कर्तव्य का प्रतीक है और शशांक स्वतंत्रता का। इसके बाद दोनों का गुप्त प्रेम शुरू होता है। नदी किनारे मिलना, देर रात बातें करना। मृदुला को पहली बार लगता है कि किसी ने उसकी आत्मा को छुआ है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब शशांक को अपने क्रांतिकारी काम के लिए शहर छोड़ना पड़ता है। वो मृदुला को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन एक शर्त रखता है, अपने पति को त्यागपत्र दे दो। उस रात का मंजर बहुत मार्मिक है। मृदुला एक कागज पर चंद लाइनें लिखती है, प्रभाकर जी, मैं जा रही हूँ। और उसमें वो लिखती है, आपके साथ रहते हुए मैं मर गई थी, अब जीना चाहती हूँ। हाँ, और वो ये खत तकिए के नीचे रखकर निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो नदी किनारे शशांक के पास पहुंचती है, पीछे से प्रभाकर की आवाज आती है। वो भागता हुआ आता है, बदहवास हालत में, हाथ में वही फटा हुआ खत है, और वो चिल्लाता है, मृदुला, लौट आओ, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। ये क्षण कहानी का सबसे जटिल मनोवैज्ञानिक बिंदु है। एक तरफ शशांक का प्रेम है जो आजादी की मांग कर रहा है, हाँ, और दूसरी तरफ प्रभाकर का त्याग है जो उसे बिना शर्त आजाद कर रहा है। और मृदुला को लगता है कि अगर वो शशांक के साथ चली गई तो प्रभाकर अपनी जान दे देगा। ये अपराध बोध वो उसे तोड़ देता है। बिल्कुल। और वो शशांक से कहती है, अगर मैं चली गई तो वो मर जाएगा और मैं उस बोझ के साथ कभी जी नहीं पाऊंगी। और वो शशांक को जाने देती है। हाँ, तो यहाँ सवाल उठता है कि असली त्यागपत्र दिया किसने? यही तो बात है। क्या मृदुला ने अपने प्रेम और आजादी को त्यागपत्र दिया, या प्रभाकर ने अपने अहंकार और अधिकार को? ये एक अनसुलझा सवाल रह जाता है, और यही जैनेंद्र की शैली है। वो आपको कोई बना बनाया जवाब नहीं देंगे, वो पाठक को एक नैतिक दुविधा में छोड़ देते हैं। मृदुला का त्याग एक तरह से स्वैच्छिक है, जो अपराध बोध से जन्मा है। वो अपनी खुशी को दूसरे की जिंदगी से ऊपर नहीं रख पाती। अच्छा, ये कहानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाओं पर एक गहरा सवाल खड़ा करती है।
अब आते हैं दूसरी कहानी पर, हाँ, जो प्रामाणिक कहानी मानी जाती है। जिसे त्यागपत्र का प्रामाणिक कथानक माना जाता है। इसका फ्रेमवर्क बिल्कुल अलग है। ये कहानी एक सफल जज प्रमोद के नजरिए से कही गई है, हाँ, जो अपनी नौकरी और ऐशो आराम भरी जिंदगी को एक झटके में त्याग देता है। कहानी की शुरुआत ही उसके इस्तीफे से होती है। हाँ, और उस इस्तीफे में वो खुद को अपराधी कहता है। उसका अपराध बोध जुड़ा है उसकी बुआ मृणाल से। मृणाल बचपन में एक बेहद जिंदा दिल और सच बोलने वाली लड़की थी। एक घटना का जिक्र है कि स्कूल में जब उसकी सहेली शीला से कोई गलती हो जाती है तो मृणाल सारा इल्जाम अपने सिर ले लेती है। बिल्कुल। उसका मानना था कि सच्चा पाप या पुण्य दिल में होता है, दुनिया की नजर में नहीं। ये किरदार मृदुला से एकदम अलग है। मृदुला समाज और अपने मन के बीच फंसी है, जबकि मृणाल का सिर्फ एक पैमाना है, उसका अपना सत्य। वो सामाजिक मापदंडों की परवाह नहीं करती। और यहीं से उसकी त्रासदी की नींव पड़ती है। हाँ। वो एक ऐसी व्यक्ति है जो समाज के पाखंड के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। और समाज उसे इसकी बहुत बड़ी सजा देता है। उसकी शादी एक अधेड़ उम्र के आदमी से कर दी जाती है। हाँ। जब उसका पति उससे उसके अतीत के बारे में पूछता है तो वो अपनी एक सहेली के भाई के प्रति अपने बालपन के आकर्षण के बारे में सच सच बता देती है। वो झूठ नहीं बोल पाते। नहीं, और सिर्फ इस सच को बोलने की वजह से उसका पति उसे हरामजादी कहकर घर से निकाल देता है। ये बिंदु बहुत ही क्रूर और महत्वपूर्ण है। मृणाल का पतन उसकी किसी नैतिक गलती से नहीं, बल्कि उसके गुण, उसकी सच्चाई की वजह से होता है। क्या है कि 1930 का दशक का भारतीय समाज एक स्त्री से इस तरह की ईमानदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मतलब उसके लिए पतिव्रता होना सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी होना जरूरी था। बिल्कुल। मृणाल इस पाखंड को तोड़ती है और समाज उसे तोड़ देता है। एक मिनट, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। मृदुला को लगता है कि प्रभाकर मर जाएगा और इसलिए वो रुक जाती है। आगे मृणाल की कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आता है जब एक शादीशुदा आदमी उसे अपने साथ रखता है और कहता है कि अगर तुम चली गई तो मैं मर जाऊंगा। क्या इन दोनों कहानियों में औरतों पर डाला गया ये भावनात्मक बोझ एक कॉमन थीम है? बहुत शानदार अवलोकन है। बिल्कुल, ये कॉमन थीम है। दोनों ही कहानियों में स्त्री को पुरुष के जीवन या मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अच्छा। मृदुला इस जिम्मेदारी को ओढ़ लेती है और अपनी आजादी का त्याग कर देती है। मृणाल भी उस आदमी पर दया करके उसके साथ रुक जाती है, लेकिन उसका त्याग ज्यादा जटिल है। कैसे? वो किसी अपराध बोध से नहीं, बल्कि करुणा से ऐसा करती है, लेकिन नतीजा दोनों के लिए घुटन ही है। ये दिखाता है कि कैसे समाज स्त्री की भावनाओं का इस्तेमाल उसे नियंत्रित करने के लिए करता है। सही बात है। मृणाल की कहानी तो और भी ज्यादा दर्दनाक होती जाती है। घर से निकाले जाने के बाद वो अपने भाई भाभी के पास जाती है, लेकिन वहां भी उसे तिरस्कार ही मिलता है। कोई सहारा नहीं मिलता उसे। कोई सहारा न मिलने पर वो कोठे पर पहुंच जाती है और उसका भतीजा प्रमोद, जो अब बड़ा हो रहा है, उसे इन हालात में देखता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। उसका बाल मन इस अन्याय को देखकर सुन्न रह जाता है। और प्रमोद का किरदार यहाँ बहुत अहम है। वो इस पढ़े लिखे सभ्य समाज का प्रतिनिधि है जो अन्याय देखता है, उसे महसूस करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ नहीं करता। एक मूक दर्शक। हाँ, बस एक मूक दर्शक। मृणाल का पतन सिर्फ एक व्यक्ति का पतन नहीं है, बल्कि उस पूरे सामाजिक और पारिवारिक ढांचे का पतन है जो एक बेसहारा स्त्री को सहारा देने में नाकाम रहता है। कहानी का अंत तो दिल दहला देने वाला है। वो शादीशुदा आदमी भी मृणाल को छोड़कर चला जाता है और वो शहर की एक गंदी बस्ती में अपराधियों और कोयला बिनने वालों के बीच रहने लगती है। हाँ, और यहीं पर प्रमोद, जो अब एक जज बन चुका है, उसे आखिरी बार मिलता है। मृणाल बीमारी, गरीबी और अकेलेपन से मतलब घिस घिस कर मर जाती है। और उसकी मौत प्रमोद के अंदर अपराध बोध की आग जला देती है। उसे महसूस होता है कि जिस न्याय की कुर्सी पर वो बैठा है वो पूरी तरह से खोखली है, कि वो कानून की किताबें पढ़कर मुजरिमों को सजा सुनाता है। हाँ, लेकिन अपनी ही बुआ के साथ हुए अन्याय का वो गवाह रहा और कुछ न कर सका। उसे लगता है कि असली अपराधी तो वो खुद है। तो यहाँ त्यागपत्र का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। ये प्रमोद का त्यागपत्र है उस न्याय व्यवस्था से, उस समाज से, उस सफलता से जो उसे झूठी लगती है। बिल्कुल। वो अपनी पूरी जिंदगी त्याग देता है क्योंकि वो उस अपराध बोध के साथ जी नहीं सकता। हाँ, अगर हम दोनों कहानियों को साथ रखें तो त्याग के कई रूप सामने आते हैं। मृदुला का त्याग मनोवैज्ञानिक है, जो प्रेम और कर्तव्य के बीच फंसकर लिया गया एक व्यक्तिगत निर्णय है। मृणाल का कोई त्याग नहीं है, उसे समाज द्वारा त्यागा गया है। उसका जीवन समाज के पाखंड के खिलाफ एक जिंदा सबूत है। और अंत में प्रमोद का त्याग है। हाँ, जो एक वैचारिक और नैतिक त्याग है। वो उस पूरी व्यवस्था को खारिज कर देता है जो मृणाल को नहीं बचा सकी। तो त्यागपत्र की ये दो अलग अलग व्याख्याएं हमें एक ही जगह लाकर खड़ा करती हैं। व्यक्तिगत सत्य और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच का दर्दनाक टकराव। चाहे मृदुला हो, जो अपने प्रेम को सत्य मानती है
लेकिन समाज के लिए उसे छोड़ देती है, या मृणाल हो जो अपनी ईमानदारी के सत्य पर अड़ी रहती है और समाज द्वारा कुचल दी जाती है। दोनों को अपनी सच्चाई की एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बहुत भारी। जनेंद्र कुमार की यही ताकत है। जैसा कि दोनों स्रोत इशारा करते हैं, वो कोई आसान जवाब नहीं देते। उनका उद्देश्य समाधान देना नहीं, बल्कि पाठक के मन में एक बेचैनी पैदा करना है। वो एक आईना दिखाते हैं। हाँ, एक आईना दिखाते हैं और हमें उन सवालों के साथ छोड़ देते हैं जो आज भी उतने ही चुभते हैं जितने 1937 में चुभते थे। और मृणाल का चरित्र वो हिंदी साहित्य में स्त्री चेतना का एक मील का पत्थर है। वो पीड़ित हो सकती है, लेकिन वो कमजोर नहीं है। वो अंत तक अपने सत्य पर कायम रहती है। तो हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। एक ही शीर्षक के लिए ये दो अलग अलग कहानियां क्यों मौजूद हैं? इसका कोई एक जवाब नहीं है शायद। हाँ, हो सकता है कि मृदुला की कहानी किसी फिल्म या नाटक का रूपांतरण हो जो समय के साथ उपन्यास के साथ जुड़ गई हो। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से ये सवाल ज्यादा दिलचस्प है कि ये दोनों कहानियां त्याग के बारे में क्या कहती हैं। ये दोनों कहानियां मिलकर त्याग की एक मुकम्मल तस्वीर बनाती हैं। एक कहानी दिखाती है कि जब हम समाज के डर से अपने सच का त्याग करते हैं तो क्या होता है, और दूसरी कहानी दिखाती है कि जब हम अपने सच पर अड़े रहते हैं तो समाज हमारा क्या हश्र करता है। दोनों ही रास्ते दर्दनाक हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है। हमने प्रमोद, मृदुला और मृणाल के बड़े बड़े त्यागपत्रों की बात की, पर शायद असली त्यागपत्र वो होता है जिसे हम समाज के डर से कभी लिख ही नहीं पाते। वो सच जिसे हम अपने अंदर ही दफन कर देते हैं, या शायद वो कहानी जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार याद रखना चुनते हैं। शायद जनेंद्र कुमार हमसे यही पूछ रहे हैं कि आपका अपना त्यागपत्र क्या है, वो जिसे आपने दुनिया को दिया या वो जिसे आपने चुपचाप खुद को सौंप दिया।